नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ब्रायोफाइट के जेनेरा यानी वंश रिक्शिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर से आप रिक्शिया के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, बाह्य आकार की, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना, कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन व लैंगिक जनन के अंतर्गत एंथ्रीडिया यानी पुंधानी, आर्किगोनिया यानी स्त्रीधानी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम रिक्शिया में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स में पहली बात यही पढ़ी थी कि ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट पादप जगत के उभयचर हैं। क्योंकि उनका जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वो बिना वाटर या बिना पानी पूरी नहीं हो सकती। तो वो जो बिना पानी वाला ऑप्शन है वो वहाँ पर एप्लीकेबल है फर्टिलाइजेशन में। ये जो निषेचन की प्रक्रिया है यह बिना पानी के पूरी नहीं हो सकती। यहाँ प्रेजेंस ऑफ वाटर इज एसेंशियल। निषेचन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। ये जो निषेचन की प्रक्रिया है ये 3 स्टेप्स में पूरी होती है। पहला, लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स फ्रॉम द एंथ्रीडियम यानी पुमणुओं का विमोचन। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स टू द आर्किगोनियम यानी पुमणुओं का स्त्रीधानी में प्रवेश। तीसरा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल यानी ग्रीवा नाल कोशिका व अंडधा नाल कोशिका का डीजेनरेशन या डिसइंटीग्रेशन। हम सबसे पहले स्टेप के बारे में पढ़ें यानी लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स या पुमणुओं का विमोचन। तो देखिए, पुमणु या एंथ्रोजोइड का मतलब क्या है, वहाँ पे फ्लैजिला मौजूद है तो वो फ्रीली क्या हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं। किसमें? पानी में। तो जब पानी मौजूद होगा ऐसी अवस्था में परिपक्व पुंधानी विस्फुटित होगी। जैकेट जो लेयर है, जैकेट जो स्तर है, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो पानी को अंतःचूषण करेंगी जिससे वो जिलेटिनीकरण हो जाएगा उनका। इस जिलेटिनीकरण के कारण पुमणु एकल गुहिका में एक पुंधानी कोष्ठक से पुमणु थैलस की अपाक्ष सतह पर एक ऑस्टियोल द्वारा आ जाते हैं। ये जो श्लेष्मीय पदार्थ समूह के रूप में बाहर आता है वो जल की एक पतली फिल्म पर विमुक्त पुमणु थैलस के ऊपर तैरने लगते हैं। तो ये क्या हो गया, पुमणुओं का विमोचन हो गया। कहने का अर्थ कि जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तब वाटर अवेलेबल होगा। वो जो वाटर है उसे जो जैकेट लेयर है उसकी सेल्स इम्बाइब करेंगी। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, इम्बिबेशन हो रहा है ना। इम्बिबेशन या अंतःचूषण की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिससे किशमिश पानी में फूलती है। वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इम्बाइब करते हैं वाटर को। तो ये जो अंतःचूषण होता है उससे क्या होगा, वो सेल्स जिलेटिनाइज हो जाती हैं। जैसे वो सेल्स जिलेटिनाइज होती हैं तो अब जैकेट लेयर क्या हो गया, जिलेटिनाइज हो गया। अब जो पुंधानी है या एंथ्रीडियम है उसके अंदर जो एंथ्रोजोइड्स मौजूद हैं वो एक वेसिकल के अंदर आ जाते हैं और उस वेसिकल के अंदर एक ऑस्टियोल या जो छिद्र होता है ना ऊपर ऑस्टियोल, उसके द्वारा क्या करेंगे, वो म्यूसिलेजिनस मटेरियल में बाहर आ जाएंगे। वेसिकल किसका बना हुआ है, म्यूसिलेज का। जैसे ये म्यूसिलेज बाहर आएगा, बाहर क्या मौजूद है, पानी। तो वाटर की फिल्म बन जाती है थैलस के ऊपर। तो डॉर्सल सरफेस में ऑस्टियोल से जैसे ही म्यूसिलेजिनस मटेरियल के वेसिकल में एंथ्रोजोइड्स बाहर आते हैं वैसे ही वो उस पर फ्रीली फ्लोट करने लग जाते हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप है ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स टू द आर्किगोनियम। अब क्या होगा, ये वाटर में फ्लोट कर रहे हैं, फ्लैजिला की मदद से वाटर में स्विम कर रहे हैं। स्विम करते हुए जो एंथ्रोजोइड्स हैं कहाँ पहुँच जाएंगे, आर्किगोनियम तक पहुँच जाएंगे। जब वो आर्किगोनियम में पहुँचेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर ग्रीवा नाल कोशिकाएं यानी नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स को डिसइंटीग्रेट करेंगे।
ये जो डिसइंटीग्रेशन है वो भी वाटर के बिना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेंट्रल कैनाल सेल्स और नेक कैनाल सेल्स क्या करती हैं, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, म्यूसिलेजिनस। और म्यूसिलेजिनस कैसे होंगी, यहाँ पर भी ये सेल्स इम्बाइब करती हैं वाटर को, जिससे जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस पदार्थ मटेरियल जो है वो बन जाता है। अब इससे क्या होगा, इम्बाइब करने से एक फोर्स जनरेट होगा और इस फोर्स से जो जैकेट लेयर है, यहाँ पर जो जैकेट है आर्किगोनियम के ऊपर, वो क्या हो जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है। दूर होने से नेक से लेके और एग तक एक पूरा का पूरा पैसेज बन जाता है। ये जो पैसेज है इसमें क्या होगा, वाटर आ गया है म्यूसिलेज के साथ, और इसमें के साथ तैरते हुए या फ्लोट होते हुए या स्विम करते हुए एंथ्रोजोइड्स कहाँ पहुँचते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट के साथ पहुँचते हैं एग तक। और जैसे ही वो एग तक पहुँचेंगे तब क्या होगा, एग और एंथ्रोजोइड्स का फ्यूजन, और जो ये फ्यूजन होता है इससे क्या रिजल्ट होगा, ज़ाइगोट, जिसे हम क्या कहेंगे, oospore, और यही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी क्या हुआ कि भाई जो हमारा जो पतली फिल्म बनी थी जिस पर पुमणु तैर रहे थे, उस फिल्म के माध्यम से पुमणु कहाँ पहुँच जाएंगे, स्त्रीधानी के मुख तक पहुँच जाएंगे। जैसे स्त्रीधानी के मुख तक पहुँचे वहाँ पर भी पानी मौजूद है, तो ग्रीवा नाल कोशिकाएं और अंडधा नाल कोशिकाएं पानी को अंतःशोषण करेंगी। इस अंतःशोषण से वहाँ पर एक बल जनरेट होगा, एक बल, जो उत्पन्न बल होगा उससे क्या होगा, जैकेट सेल्स जो है वो सब क्या, आवरण जो कोशिकाएं हैं, आवरण कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक हो जाएंगी और ग्रीवा नाल और अंडधा नाल कोशिकाएं विघटित होकर क्या से बन जाएंगी, श्लेष्मीय बन जाएंगी। अब इस विघटन से क्या होगा, वहाँ पर शीर्ष से, ग्रीवा के शीर्ष से अंड तक एक संकीर्ण मार्ग बन जाएगा और उसमें उपस्थित जल में पुमणु तैरते हुए जैसे ही कहाँ पहुँचेंगे, ग्रीवा के समीप पहुँचेंगे, तब रसायनालुचलनी कीमोटैक्टिक प्रक्रिया द्वारा वो कहाँ पहुँच जाएंगे, स्त्रीधानी के मुख तक। और वहाँ से यहाँ पर प्रोटीन और पोटेशियम के लवण पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोटीन और जो पोटेशियम सॉल्ट्स हैं वो किसका काम कर रहे हैं, कीमोटैक्टिव मूवमेंट का, और उनकी वजह से क्या होंगे, पुमणु आकर्षित होकर कहाँ पहुँचेंगे, अंड तक पहुँचेंगे। और जैसे ही वो अंड तक पहुँचेंगे वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होते ही क्या बन जाएगा, 2n स्टेज ज़ाइगोट, जिसको हम क्या कहेंगे, oospore या निषक्तांड कहेंगे। तो ये है आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। यहाँ पर जो बात आपको बार बार याद रखनी है वो ये है कि जैकेट जो लेयर है दोनों ही तरफ, या जितनी भी सेल्स डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, चाहे वो एंथ्रोजोइड से यानी कि पुमणों के रिलीज होने के लिए हो रही हों, विस्फोटन के लिए हो रही है, या डिसइंटीग्रेशन हो रहा है नेक कैनाल और वेंट्रल कैनाल का, वो सब इम्बाइब, वाटर के इम्बाइब होने से हो रहा है, अंतःशोषण से हो रहा है, जिससे वो कैसे बन जा रहे हैं, म्यूसिलेजिनस बन रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो ज़ाइगोट बना, ये ज़ाइगोट क्या है, ये द्विगुणित निषक्तांड बीजाणुबद्ध प्रावस्था की मातृ कोशिका है, मदर सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, जो oospore या ज़ाइगोट यहाँ पर बना है वो। ये जो oospore या ज़ाइगोट है ये किसको जनरेट करेगा, स्पोरोफाइट को। तो अब हम देख लेंगे स्पोरोफाइट की संरचना आखिर है कैसी। एक मैच्योर स्पोरोफाइट या परिपक्व बीजाणुभिद कैसा दिखाई देता है, तो देखिए जो परिपक्व बीजाणुभिद है इसके अंदर एक स्पोर सैक होता है, जहाँ पे आपको स्पोर टेट्राड्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब स्पोर चतुष्टक दिखाई दे रहा है, बीजाणु चतुष्टक। वो क्या है, वो एरिया है जहाँ पर स्पोर सैक बना हुआ है, और उसके बाहर सिंगल लेयर किसका है, सिंगल लेयर एक कैप्सूल है। ये जो स्पोर सैक या कैप्सूल है इसके अंदर क्या है, फुट और सीटा दोनों तो अनुपस्थित हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यही है कि जनरली जो हमारा बनता है स्पोरोफाइट, उसके अंदर क्या होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल होता है। लेकिन रिक्शिया के जो फैमिली के करेक्टर्स हैं वो हमने पढ़े थे
और उसके अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि ऑर्डर इसमें यहाँ पर जो है फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं, सिर्फ कैप्सूल मौजूद होता है। और ये कैप्सूल कहाँ मौजूद होता है? डोर्सल सरफेस यानी अभ्यक्ष सतह पर एम्बेडेड होता है ना, धंसा हुआ होता है। कहाँ पर? डोर्सल सरफेस पर। अब ये जो कैप्सूल हम या स्पोर सैक बना, उसके अंदर क्या है? बाहर की तरफ तो एक भित्ति है ना, कैप्सूल की वॉल। और ये जो कैप्सूल की वॉल है उसके अंदर क्या मौजूद है? स्पोरोजिनस मटेरियल। तो ये मैच्योर स्पोरोफाइट के हमारे पास चित्र है। तो इसमें जो स्पोरोजिनस मटेरियल है वो क्या बन चुका है? स्पोर टेट्राड या स्पोर बीजाणु चतुष्टक बन चुका है। बाहर एक वॉल है और इस वॉल के बाहर जो आपको ये कैलेप्ट्रा दिखाई दे रहा है, ये 2 लेयर्स का होता है। इनिशियली कितनी लेयर का होता है? 2 लेयर का। और ये किससे बनता है? जो वेंटर सेल्स हैं उससे, ठीक है। कैलेप्ट्रा मतलब गोपक। ये गोपक किससे बनना है? वेंटर सेल से। तो वेंटर की जो कोशिकाएं हैं वो 2 स्तरीय गोपक या कैलेप्ट्रा बनाती है। तो जैसे ही स्पोरोफाइट मैच्योर होने लगता है, उस अवस्था में जो ये भित्ति अंदर बनी हुई है वो और कैलेप्ट्रा की एक लेयर, ये दोनों क्या हो जाती हैं? स्पोर टेट्राड बनने में यूज़ आ जाती हैं एज अ न्यूट्रिशनल सोर्स। तो हमारे को जो मैच्योर स्पोरोफाइट है उसमें सिंगल लेयर तो कैलेप्ट्रा की दिखाई देती है और अंदर क्या दिखाई देते हैं? स्पोर टेट्राड दिखाई देते हैं। देखिए ये आपके पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कि रिक्शिया के अंदर फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं, सिर्फ स्पोर सैक या कैप्सूल मौजूद होता है। ये कैप्सूल अभ्यक्ष सतह पर एम्बेडेड या धंसा हुआ होता है। इसमें एक सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट होती है। बंध्य कोशिकाओं से बनी हुई एक ही स्तर की जैकेट मौजूद होती है, जिसे क्या कहते हैं? कैप्सूल वॉल कहते हैं। इस कैप्सूल के वॉल के बाहर वेंटर की जो वॉल है उससे बनी हुई 2 लेयर्ड 2 स्तर की कैलेप्ट्रा या गोपक मौजूद होती है। और इसके भीतर क्या मौजूद होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसमें मेयोसिस होकर क्या बनेंगे? स्पोर टेट्राड या बीजाणु चतुष्क बनेंगे। जब स्पोर मदर सेल स्पोर टेट्राड बनाती है, उस अवस्था में कैप्सूल वॉल और कैलेप्ट्रा की अंदर वाली जो भित्ति होती है वो दोनों क्या हो जाती हैं? न्यूट्रिशन या पोषक तत्व के तौर पर प्रयोग में आ जाती हैं। तो मैच्योर स्पोरोफाइट में एक सिंगल लेयर ऑफ कैलेप्ट्रा और अंदर स्पोर टेट्राड या बीजाणु चतुष्टक हमारे को देखने को मिलते हैं। तो ये है आपके स्पोरोफाइट का मैच्योर स्पोरोफाइट की संरचना। धन्यवाद।